मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब बी वाची का क्वेश्चन क्या रही है कि किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस्ट कहा था? हाँ, जस्टिन ने कहा था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने जो है सेंड्रोकोस्ट कहा था? आंसर क्या होगा? है ना, जस्टिन ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोस्ट की पहचान जो है किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? हाँ, तो आंसर होगा विलियम जोन्स ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सेंड्रोकोस्ट की पहचान है किसने जो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स ने किया था। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? हाँ, 345 ईसा पूर्व में, है ना। 345 ईसा पूर्व में जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि किस पुस्तक में या किसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, मुद्रा राक्षस पुस्तक में। आंसर का मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि मुद्रा राक्षस से पुस्तक लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर है विशाख दत्त थे, है ना। पुस्तक है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? है ना, विशाख दत्त है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला घनानंद को हराने में, है ना, घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था? हाँ, तो आंसर होगा चाणक्य ने किया था, है ना, चाणक्य ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसके द्वारा यानी चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है ना। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। अब पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? हाँ, तो आंसर राजनीति से है ना, राजनीति से, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर कब बैठे हैं? हाँ, 322 ईसा पूर्व में, है ना। आंसर होगा 322 ईसा पूर्व में बैठे हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? हाँ, तो आंसर है जैन धर्म के अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ में बिताया? आंसर है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया, बिल्कुल सही है ना। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? हाँ, तो आंसर होगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया के शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार है ना कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया? तो आंसर होगा 4 प्रांत दिया, काबुल है, कंधार है, हेरात और मकरान, है ना। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिया, बिल्कुल सही है ना। और अगला बताइए, क्वेश्चन किया रही है बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जो है जैन धर्म के दीक्षा लिया? हाँ, जैनी गुरु भद्र बाहु से, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा लिया? भद्र बाहु से लिया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? हाँ, सेल्यूकस निकेटर का, है ना। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब मेगास्थनीज जो था एक किसके दरबार में भारत आया? हाँ, किसके दरबार में आया? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है भारत आया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, यानी इंडिका के लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर का मेगास्थनीज थे। और अगला बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस ने, है ना। आंसर होगा एपियानस ने किया, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस ने किया। और अगला बताइए, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? हाँ, तो आंसर है प्लूटार्क के अनुसार, है ना। प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, 298 ईसा पूर्व हुआ था, श्रवणबेलगोला में हुआ था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुए? हाँ, बिंदुसार, है ना। बिंदुसार है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए? है ना, बिंदुसार हुए। अब बिंदुसार जो थे मगध की गद्दी पर कब बैठे हैं? हाँ, तो आंसर होगा 298 ईसा पूर्व में, है ना। बिंदुसार मगध के राजगद्दी पर बैठे हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हमारा किसे जो है अमित्र घात के नाम से जानते हैं? हाँ, बिंदुसार को।
अमित्र घात किसे कहते हैं, है ना, बिंदुसार को कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है ना, शत्रु विनाशक होता है, सिंपल बात है। और बताना कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक है ना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया, हाँ, मखलीपुत्र गोसाल ने, है ना, आजीवक के संप्रदाय की स्थापना किया था, मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। और बताना कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, हाँ, भद्रसार या बारीसार, है ना, भद्रसार या बारीसार कहा गया, किस पुराण में, है ना, वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया, है ना। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन हो रहा है किसके अनुसार, या फिर बोल सकते हैं किसके दरबार में डायमेकस जो था, है ना, भारत आया था, हाँ, बिंदुसार के दरबार में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसके दरबार में डायमेकस से भारत आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। और बताना है कि डायमेकस जो था, डायमेकस से एक किसका राजदूत था, हाँ, तो आंसर होगा सीरियन नरेश से एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस है। और बताना है क्वेश्चन बोला है किसके अनुसार है, किस लेखक या किसके अनुसार है, सीरियन नरेश से एंटियोकस के दरबार में, एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा, हाँ, तो आंसर होगा स्ट्रैबो के अनुसार, है ना, स्ट्रैबो के अनुसार बिल्कुल सही है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि किसे जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, डायमेकस को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसे जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, आंसर क्या देंगे, है ना, डायमेकस को माना जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन हो रहा है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है ना, सी सेन, या किस ग्रंथ में बिंदुसार को सी सेन कहा गया है, जैन ग्रंथों में, बिल्कुल सही है। और बताना कि बिंदुसार के शासनकाल में, है ना, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए दो विद्रोह का वर्णन किया गया है, हाँ, तो आंसर होगा तक्षशिला में हुए, बिल्कुल सही है। और बताना इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा, है ना, सुसीम को, अब बाद में किसको भेजा, अशोक को, है ना, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि बिंदुसार ने किससे जो है, बिंदुसार ने किससे मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था, हाँ, तो आंसर सीरिया के नरेश से एंटियोकस प्रथम से, एंटियोकस प्रथम से जो है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, आंसर तारानाथ ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस बौद्ध विद्वान ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों के विजेता बताया, आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा तारानाथ ने बताया, बिल्कुल सही है। और बताना कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन होता था, हाँ, तो आंसर खलाटक है ना, आंसर क्या होगा, खलाटक होता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अशोक महान, है ना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, है ना, अशोक महान हुआ, बिल्कुल सही है। और बताना कि अशोक जो था एक गद्दी पर कब बैठा, हाँ, 269 ईसा पूर्व में, है ना, 269 ईसा पूर्व में जो था अशोक गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा, बिल्कुल सही है। अशोक के माता के नाम क्या था, है ना, सुभद्रांगी था, है ना, अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था, बिल्कुल सही है। और बताना कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राजपाल था, अवंती का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था कहाँ का राजपाल था, अवंती का राजपाल था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध के राजा बताया, भाब्रू, आंसर है भाब्रू अभिलेख में, है ना, भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, है ना, किसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में, या पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है ना, अशोक वर्धन कहा गया है। और अगला क्वेश्चन बोला कि अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष में या कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया, 8वें वर्ष बाद अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया, है ना, अशोक 8वें वर्ष बाद किया, बिल्कुल सही है। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, हाँ, तो अशोक 261 ईसा पूर्व में किया, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, हाँ, तो अशोक 13वें शिलालेख में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसने जो पाटलिपुत्रा में, तो क्वेश्चन था किसने पाटलिपुत्रा में डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा था,
मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने या टोलमी द्वितीय ने, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन, किसने जो है पाटलिपुत्रा में डायनोसियस नामक के, है ना, राजदूत भेजा था? आंसर का मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने भेजा था। और किसके कथन के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने या टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था? हाँ, तो आंसर प्लिनी के कथन के अनुसार, है ना, प्लिनी के कथन के अनुसार भेजा गया था, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनोसियस नामक राजदूत है किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में, है ना, आंसर का अशोक के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, किस नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया? उपगुप्त, है ना, आंसर का उपगुप्त होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण, है ना, आंसर का ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और अगला क्वेश्चन बोला, किस पुस्तक से पता चलता है कि अशोक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था? हाँ, तो आंसर का राजतरंगिणी से, है ना, पुस्तक के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म को उपासक था। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन थे, है ना, आंसर कलहन थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए, किसके प्रवचन सुनकर, है ना, किसके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? निग्रोध है ना, आंसर का निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बिल्कुल सही है। और किस लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? अहरौरा, आंसर का अहरौरा अभिलेख में जो है, अहरौरा लेख में जो है घोषणा किया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक एक उपासक रूप में अपने राज्याभिषेक के केवें वर्ष से बोध गया की यात्रा किया? 10वें वर्ष है, आंसर का 10वें वर्ष किया था बोध गया की यात्रा अशोक ने एक उपासक रूप में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक एक उपासक रूप में अपने राज्याभिषेक के केवें वर्ष से निगली सागर की यात्रा किया? 12वें वर्ष किया, है ना, अशोक ने एक उपासक रूप में अपने राज्याभिषेक के केवें वर्ष से निगाली सागर की यात्रा किया था? आंसर का 12वें वर्ष किया था। और केवें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा किया? 20वें वर्ष में किया, है ना, अशोक ने केवें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था? 20वें वर्ष में किया था, बिल्कुल सही है। और बताना है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु कहाँ की पहाड़ी पर 4 गुफा का निर्माण करवाया? हाँ, तो आंसर बराबर की पहाड़ी पर और 4 गुफा का निर्माण करवाया। और 4 गुफा क्या क्या थी? कर्ज, चौपारे, सुदामा और विश्व झोपड़ी, है ना, कर्ज, चौपारे, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में किसने करवाया? है ना, अशोक ने करवाया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, किसने जो है आजीविकों के रहने हेतु नागार्जुन गुफा प्रदान किया? हाँ, तो आंसर का अशोक के पौत्र दशरथ ने, अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि अशोक जो था, अशोक के केवें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर का 7वें स्तंभ लेख में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, अशोक के केवें स्तंभ लेख में जो है आजीविकों का उल्लेख किया गया? आंसर का 7वें स्तंभ लेख में। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, है ना, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अगला बताना है, बौद्ध परंपरा तथा उनकी लिपि के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण किया था? 84,000 स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि बौद्ध परंपरा था उनकी लिपि के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण किया था? है ना, 84,000 स्तूप का निर्माण किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? है ना, आंसर का अशोक ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, अशोक के शिलालेख में जो है किन-किन लिपि का प्रयोग हुआ है? हाँ, तो आंसर है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का, है ना, सही है। और अगला बताइए, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का अभिलेख है कहां से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से, है ना, आंसर अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। और अगला बताइए, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? हाँ, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से, है ना, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से, यानी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। और शेष भारत से कौन सी लिपि का अभिलेख मिला? ब्राह्मणी लिपि का, है ना, शेष भारत से कौन सी लिपि मिला? है ना, ब्राह्मणी लिपि मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला है कि खरोष्ठी लिपि जो था किस ओर लिखी जाती थी?
हाँ, तो आंसर होगा दाईं ओर से लेकर के बाईं ओर, है ना। खरोष्ट लिपि जो है दाईं ओर से लेकर के बाईं ओर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन नंबर है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेख के जो 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग क्या क्या है? पहला है शिलालेख है, दूसरा है स्तंभ लेख है, और तीसरा है गुहा लेख है ना। तीसरा क्या है? गुहा लेख है, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चेगा अशोक के शिलालेख का खोज है ना किसने और कब किया था? हाँ, पादरेठी या टी फैंथलर ने किया था, 1750 में किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख की खोज किया था पादरेटी पैंथलर ने किया था 1750 में किया था। और अशोक के शिलालेख की संख्या कितना थी? 14 है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है ना? 14 है, बिल्कुल सही है। और अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको प्राप्त हुआ? हाँ, जेम्स प्रिंसेप को, और 1837 में प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ, 1837 में प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला है, या क्वेश्चन बोला कि जो मगध के सबसे प्राचीन वंश था उसके संस्थापक कौन था? है ना, वृद्धरथ था। और बताइएगा हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? है ना, बिंबिसार ने किया। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने कब किया? हाँ, तो आंसर होगा 544 ईसा पूर्व में किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंबिसार जो था किस धर्म का अनुयायी था? है ना, बौद्ध धर्म का, है ना। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? हाँ, तो आंसर होगा राजवैद्य जीवा को भेजा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? हाँ, तो आंसर होगा ब्रह्मदत्त को हराकर, है ना, ब्रह्मदत्त को हराकर, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? है ना, उदयन ने किया। और उदयन के बाद है ना हर्यक वंश का शासक कौन हुआ? है ना, नागदशक हुआ। या बोल सकते कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, नागदशक था। और हर्यक वंश के बाद है ना मगध पर किस वंश का शुरुआत हुआ या स्थापना हुआ? है ना, आंसर होगा शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? है ना, शिशुनाग ने किया। और शिशुनाग वंश की स्थापना कब किया? है ना, 412 ईसा पूर्व में। आंसर होगा 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। और अगला बताइए शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? है ना, आंसर है कालाशोक हुआ। और अगला बताइए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, तो आंसर होगा नंदीवर्धन है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, नंदीवर्धन था। नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने किया। या बोल सकते कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश की शासन शुरुआत हुआ? हाँ, नंद वंश की शासन शुरुआत हुआ, बिल्कुल बढ़ेगा। क्वेश्चन हो रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, घनानंद था, बिल्कुल सही है। और नंद वंश के विनाश कर किसने जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया? हाँ, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? हाँ, 1924 तक रहा। और खलीफा पद को समाप्त किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि किसके सहायता के कारण जहांगीर ने है ना गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था? हाँ, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव ने जो है ना खुसरो को जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है अमृतसर नामक के जलाशय को, या बोल सकते हैं कि किसने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था? हाँ, तो आंसर गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला सिखों के धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? हाँ, तो आंसर गुरु अर्जुन देव ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया? हाँ, गुरु हरगोविंद है ना, आंसर गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है अमृतसर का किलाबंदी किया? हाँ, गुरु हरगोविंद है ना, अमृतसर की किलाबंदी किसने किया था? है ना, गुरु हरगोविंद ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा किसने जो है दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था?
हाँ, तो गुरु हरराय ना हरकिशन होगा, है ना। गुरु हरकिशन ने जो है दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन कह रहे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? हाँ, तो आंसर गुरु गोविंद सिंह थे, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था? हाँ, गुरु अमरदास ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया? हाँ, गुरु अंगद ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है अमृतसर नामक जलाशय को किसने खुदवाया था अमृतसर नगर को स्थापना किया? है ना, गुरु रामदास ने, है ना। का क्वेश्चन आपसे पूछे किसने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था अमृतसर नामक नगर को स्थापना किया? आंसर गुरु रामदास ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए कितनी ईस्वी को काल कोठरी के त्रासदी नामक घटना घटी? हाँ, 20 जून 1756 को। आंसर 20 जून 1756 को काल कोठरी त्रासदी घटना घटी थी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए क्वेश्चन बोला कि प्लासी युद्ध कब हुआ था? है ना, 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लासी की लड़ाई में जो है किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रहे थे? मोहनलाल तथा मीर मदान के नेतृत्व में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक छोटी सेना जो है नवाब के वफादार रहा था? तो आंसर का मोहनलाल तथा मीर मदान के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है ना, किसने जो है बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? है ना, मीर कासिम ने, आंसर का मीर कासिम ने। और अगला का बंगाल की राजधानी की जो है मुर्शिदाबाद से, मतलब ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ले गया? हाँ, मुर्शिद कुली खान है ना। बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? है ना, आंसर का मुर्शिद कुली खान ने ले गया। और अगला किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? हाँ, तो आंसर का डचों ने, है ना, डचों ने रखे थे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज क्या था? हाँ, तो आंसर का रेड ड्रैगन था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। थोड़ा धीरे बोलेंगे। और अगला का क्वेश्चन क्लियर है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, बिल्कुल सही है। और अगला का सिंपल क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? है ना, 24 मार्च 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन हो रहा है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? हाँ, 22 दिसंबर 1940 को, है ना, 22 दिसंबर 1940 को जो है ना, मुक्ति दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन किया रही है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, दिसंबर 1929 को हुआ था। और अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, 6 अप्रैल 1930 में, है ना, 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। भूदान आंदोलन की स्थापना कब हुआ या शुरुआत कब हुआ? 18 अप्रैल 1951 को, है ना। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ 18 अप्रैल 1951 को जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन किया कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुआ 1916 में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया रही है यह बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, 1 अगस्त 1920 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 में, 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि साइमन कमीशन का, है ना, भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। और बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? अगस्त 1928 में, है ना, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, अगस्त 1928 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया होगा, आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। बढ़ेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां जाती है? हाँ, सदिया से धुबरी पट्टी, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां जाती है? सदिया से, है ना, धुबरी पट्टी जाती है। और बताना कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहां से कहां जाती है?
हाँ, कोल्लम से कोटापुरम। आंसर कोल्लम से कोटापुरम जाती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहां से कहां जाती है? हाँ, काकीनाडा से मरकानम। आंसर काकीनाडा से मरकानम जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहां से कहां जाती है? हाँ, तलचर से धामरा। तलचर से धामरा जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है। और बताना कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 कहां से कहां जाती है? हाँ, लखीमपुर से भांगा जाती है, बिल्कुल सही है। और सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। दुर्गारा के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है ना, आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। और बताना कि दुर्गारा की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? हाँ, तो आंसर उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन रख दुर्गारा इसी में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात क्या है? हाँ, 945 है ना, 945 है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि दुर्गारा की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? 31.2% है, 31.2% ही, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, जनगणना दुर्गारा के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है? 68.8% है, यानी 68.8% ही, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र का है। और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या है ना, बिहार का है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि दुर्गारा के जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है ना, सिक्किम की है, बहुत सही। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय है ना, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है ना, मेघालय है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, दुर्गारा के जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है? नागालैंड है। आंसर में नागालैंड होगा, बिल्कुल सही है। और दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है ना, बिहार की है, 1106 है, इस बात क्या रखिएगा। अगर बोल सकते हैं कि दूसरा सर्वाधिक है ना, दूसरा सर्वाधिक संख्या घनत्व किस राज्य की है? आंसर पश्चिम बंगाल की है ना, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है ना, आंसर पश्चिम बंगाल की है। अगर बात करें कि तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर केरल की है ना, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है ना, आंसर केरल की है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन पूरा की है ना, सर्वाधिक बढ़ेगा, सर्वाधिक सुनिएगा, न्यूनतम पूछे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश की है ना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और बताइएगा, क्वेश्चन रख दुर्गारा की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर है केरल की है ना, 1084 लिंगानुपात वहां है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्गारा के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। और अगला बताइएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है ना, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और अगला बताइएगा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है। दुर्गारा के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है ना, आंसर हरियाणा का है। और बताइएगा, दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है, केरला होगा। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है ना, बिहार होगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है ना, केरल होगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है ना, बिहार होगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य आंसर केरल होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है ना, बिहार होगा, बिल्कुल सही है। और दुर्गारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है? हाँ, तो आंसर हिमाचल प्रदेश की है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है ना, गोवा की है ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है ना, गोवा की है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है ना, सिक्किम की है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है ना, सिक्किम की है। और बताना है कि दुर्गारा की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है ना, पंजाब की है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति
जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य की है ना, पंजाब की है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है ना, आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST प्रतिशत वाला, जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर क्या देंगे, मिजोरम होगा, है ना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मिजोरम है। अब अगला बचेगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ना, है ना, मध्य प्रदेश होगा, इस बात की याद रखिएगा।